1.5 घंटे तक। कौन आ रहा है अपडेट से बता क्यों। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को क्या करे, स्टोर। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, सब में क्या लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे घर के जो भी अप्लायंसेस हैं उनमें कैपेसिटर लगाने का रीजन होता है कि हमारे घर के जो भी अप्लायंसेस होता है ना, उनको स्टार्टिंग के लिए जब वो स्टार्ट करना होता है ना, तो उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी जो करंट घर पे आ रहा है उससे प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो हमें किसकी हेल्प से हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं? कैपेसिटर की मदद से। क्लियर? अब समझो कैपेसिटेंस क्या होती है। ये कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। और चार्ज जो स्टोर करता है उस डिवाइस का नाम क्या होता है? सबने अपने अपने घर में ना फैन देखा है, उस फैन के बाहर एक सेल होता है, देखा है ना सबने। अगर वो सेल हटा दूं तो क्या फैन चलेगा? क्योंकि फैन को ना स्टार्टिंग में मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? कैपेसिटर। बाद में तो वो इजीली, क्योंकि जनरली देखना जो भी अप्लायंस होता है ना, शुरू में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं स्टार्ट होने के लिए, बाद में इजीली चलते रहते हैं। अब समझो कैपेसिटेंस क्या होती है तुम्हारे पास? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल एक तो तुम्हें 5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, या फिर दूसरा तुम्हें 20 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। किसमें ज्यादा पोटेंशियल करना पड़ेगा? 20 कूलम वाले में ज्यादा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि सिंपल समझो ना, एक है तो Q जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा क्या आएगा? C। यहां कांस्टेंट कौन आएगा? C। C किसका कांस्टेंट है? कैपेसिटेंस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या आ गया? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ये बात सबको क्लियर? अब समझो कुछ बातें कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड, क्योंकि एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। तो समझो जो कैपेसिटेंस होता है क्या वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा? करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि तुम जनरली फॉर्मूला देख के क्या समझोगे कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज और बट पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करेगा किस किस पे? सबसे पहली चीज डिपेंड करेगा शेप, कि कैपेसिटर कितना बड़ा है, कैसे आकार का है। दूसरी चीज साइज। तीसरी चीज मटेरियल। उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ मीडियम। 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा मटेरियल, चौथा मीडियम। कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड। फॉर एग्जांपल समझा भी देता हूं। फॉर एग्जांपल इस फैन में लगा होगा 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर्स हमेशा नैनो या माइक्रोफैरड्स में आते हैं, क्लियर ना, बहुत छोटे होते हैं। अब समझो क्या उस कैपेसिटर के अंदर मैं 5 माइक्रोफैरड का चार्ज स्टोर कर पाऊंगा? मतलब क्या वो 2 माइक्रोफैरड का है और उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लो 5 कॉलम का, एग्जांपल के लिए। तो क्या मैं 10 कॉलम स्टोर कर सकता हूं? तो उस पे तो डिपेंड, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। अगर करता तो बढ़ना चाहिए था। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? शेप या साइज। साइज बड़ा होता तो कर पाता, समझ गए? अब इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? फैराड। दूसरी यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की क्या होती है? पोटेंशियल की वोल्ट। क्या बन गई? सीजीएस क्या होती है? स्टैट फैराड। अब समझो 1 फैराड बराबर होगा कितने स्टैट फैराड के? कैसे आएगा समझो। 1 फैराड बराबर क्या लिखा मैंने? 1 कूलम डिवाइड में 1 वोल्ट। 1 कूलम कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। 1 वोल्ट कितना होता है? अभी निकाला था तुमने 2 मिनट पहले, 1/300 स्टैट वोल्ट। याद आया?
पोटेंशियल में निकाला था। ये 300 कहाँ जाएगा, तो कितना आया, 3 3 जा, और ये 2 0, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ क्या बचा तुम्हारे पास, कोलाम पर वोल्ट मतलब क्या होता है, कोलाम पर वोल्ट मतलब क्या होता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टैट फैरड, और 2 0 इसको दोगे तो कितना बनेगा तुम्हारे पास, 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड। ये तुम्हारा क्या आ गया, उसका रिलेशन। अब उसके बाद में समझो इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन क्या आएगा, कैपेसिटेंस क्या निकाला तुम्हें, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, 80। नीचे पोटेंशियल का अभी 2 मिनट पहले निकाला था, कितना आया था पोटेंशियल का, m l की 2 t की -3 और 1 की, यही आया था। अब ये देखो m प्लस का ऊपर जाएगा तो l माइनस का है, प्लस का ऊपर जाएगा तो ये t माइनस का ऊपर जाएगा तो 3 पहले से 1 पहले से कितना हो गया, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा क्या आ गया इसका। अब समझो मैं ऐसे 2 डायग्राम बनाता हूं, एक ये बना दिया मैंने, दोनों कैपेसिटर में क्या फर्क होता है, दोनों ही कैपेसिटर्स के सिंबल हैं, दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि जब भी मैं वो दूंगा ना तुम्हारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दूंगा तो उसमें लगा सकता हूं, ऐसा दोनों लगा के दे सकता हूं। तो क्या फर्क है दोनों में, अगर ऐसा कैपेसिटर दिख रहा है तो समझ जाना कैसा कैपेसिटर है, फिक्स्ड, जो कि चेंज नहीं होगा, और ऐसा दिख रहा है तो वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर ये बात, सबको समझ आ गया टॉपिक, पक्का, अगले पे बढ़े, चलो अगला टॉपिक देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, कंडक्टर कह लो या फिर स्फेयर कह लो, कुछ भी कह लो। अब समझो कैसे निकालेंगे, ये बात कर रहा है ऐसे कि तुम्हारे पास एक स्फेरिकल क्या है, कैपेसिटर है, अब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसका चार्ज कितना है, Q, मान लो इसकी रेडियस कितनी होगी, R, तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, C = Q/V, चार्ज तो कांस्टेंट होगा, उसे ना मैं बदल सकता ना तुम बदल सकते, क्या है, क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी, मान लो ये पॉइंट P है और यहां चार्जेस रखे हुए बहुत सारे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाले चार्जेस को किसके पास लेके आओगे, स्फेरिकल कैपेसिटर के पास लेके आओगे, तो पोटेंशियल कितना आएगा, तुम पहले ही पढ़ के आओ इसलिए चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही आएगा ना। ऐसे बहुत सारे चार्ज ला रहे हो, मैं समझाता हूं ये प्रोसेस कैसे होती है, तुम्हें ध्यान से समझना। वो फैन है, उसके पास क्या है, एक सेल है जिसे तुम कैपेसिटर कहते हो, मैं जैसे ही यहां से क्या करूंगा, ऑन करूंगा, ऑन करते ही यहां से चार्ज सप्लाई किसके पास जाएगी, पहले कैपेसिटर के पास जाएगी, कैपेसिटर उस चार्ज को क्या करेगा, तो यहां से लेके वहां तक क्या गया, तुम्हारे पास एक चार्ज गया, तो उसके लिए उस चार्ज को ले जाने के लिए क्या किया मैंने, काम किया, पोटेंशियल हुआ ना। अगर ये ना दबाऊं तो क्या वो चलेगा, क्या उसके पास चार्ज जाएगा, तो मैंने पोटेंशियल किया तभी तो हुआ, तो उसी पोटेंशियल को तुम्हें क्या करना है, निकालना है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना आया था, तुम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, 1/4πε0 Q/। ये बात सबको क्लियर, यही तो लेते थे, ध्यान आया ना, ये वाला चार्ज होता था, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, पोटेंशियल। तो ये वैल्यू इसे 1 मान लो और इसे क्या मान लो, 2 को किस में पुट कर दो, कितना आएगा, C = Q/4πε0R, Q से Q ऊपर क्या चला गया, फॉर्मूला कितना आ गया, ये बात सबको क्लियर। अब तुम्हारे पास ये तो मान लो वैक्यूम की बात हो गई, अगर मैं क्या कर दूं भाई, मीडियम, जैसे ही मीडियम आएगा तो यहां C की जगह क्या आएगा, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 4πε0 और कितना, सबको ये बात पता है कि ε0 क्या होती है, ध्यान से देखो, ε0 मतलब होता है परमिटिविटी, समझो परमिटिविटी किसी भी चीज की अगर पता करनी है या समझनी है तो क्या मतलब होता है,
फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड मान लो एक सरफेस या एक कंडक्टर, क्लियर। और ये जो मार्कर है मेरे पास, ये क्या मान लो तुम, एक चार्ज पार्टिकल या जो भी कंडक्टर है। अब इसके आसपास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके आसपास बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो बोर्ड है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि इसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, 50 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी होगी वे। तो फॉर एग्जांपल मान लो 50 लाइनें हैं इसके आसपास, और इसने अलाउ करी कितनी लाइनों को पास होने के लिए, 10, 20, 25 जो भी तुम मानोगे। तो वो क्या हो गई उसकी परमिटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो अलाउ करेगा पास होने के लिए, उतनी ज्यादा परमिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। इसीलिए तुम्हें याद भी होगा परमिटिविटी हर मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब समझो कोई भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए जो परमिशन देता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर रहा है। ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा परमिटिविटी, कम कर रहा है तो कम। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। क्लियर कि मटेरियल कौन सा है। अब आओ यहां पे एक रिलेशन तुम सबने पढ़ा होगा, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन, पढ़ा है सबने। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज कहां से आई होगी तो मैं साइड में बता दूं एक बार। फोर्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या था, एक बार इन्हीं दोनों चार्जेस को कहां रख दो, वैक्यूम में, और एक बार इन्हीं दोनों चार्ज को कहां रखोगे, कितना आएगा, एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में। जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो क्या आएगा, समझ गए कहां से आया ये, क्लियर ना। अब समझो अपने मेन मुद्दे की बात। एप्सिलॉन m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो कितना बन गया, 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर। अब इसे आगे करके लिखोगे तो कितना बन जाएगा, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भाई, साफ साफ Cm इज इक्वल्स टू K। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसके बराबर है, C। मतलब अगर तुम किस में निकालो, फ्री स्पेस में निकालोगे तो तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रही है कैपेसिटेंस, बट उसी कैपेसिटर को किस में रखो, मीडियम में, तो तुम्हारी जो कैपेसिटेंस है वो कितना गुना बढ़ जाएगी, K टाइम्स। मतलब यहां से भी एक MCQ क्रिएट हो गया कि अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो सिंपली याद रखना K टाइम्स क्या कर जाती है, इंक्रीज। क्लियर ये बात। वैल्यू क्या होगी K की वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल टू मटेरियल, वो गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि वो हर मटेरियल की अलग होती है। वो तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू थी, हाँ, यहाँ उसकी वैल्यू थोड़ी ना ली है मैंने। ये तो K तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो तो अलग अलग होगा अलग अलग मेटेरियल्स को, देना पड़ेगा एग्जामिनर को। अब लिखो इसका बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल लिखो, ध्यान से मेरी समझ लेना क्या कहना चाह रहा हूँ, बढ़िया करके दिखाओ उसे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर। लिखो न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल लिखने के लिए आवाज मत किया करो, बस सुना करो। 27 स्फेरिकल ड्रॉप, 27 स्फेरिकल ड्रॉप, 27 spherical drop of radius 3 mm, 27 spherical drop of radius 3 mm and carrying 27 spherical drop of radius 3 mm and carrying 10⁻⁻12 कॉलम। आराम से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, मैंने अभी तक जो वर्डिंग बोली उसका मतलब ये था कि 27 हमारे पास क्या है, बोल्स हैं, 27 स्फेरिकल बोल्स हैं। हर एक बोल कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 10⁻⁻12 कूलम। आगे क्या बोला गया है, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, मतलब 27 छोटी छोटी बोल से मिला के एक क्या बनाई जाएगी, बड़ी बोल्स। क्लियर, ये बात समझ आया। रो में क्या है ना, सिंगल रो ना रो वो का चक्कर ही नहीं है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये 27 छोटे छोटे मार्कर से मिला के क्या बना दो, एक बड़ा मार्कर। क्लियर। हर एक मार्कर पे चार्ज कितना होगा, 10⁻⁻12 कूलम। अब निकालना क्या तुम्हें,
फाइंड द कैपेसिटेंस, तुम्हें निकालनी है कैपेसिटेंस। दूसरी चीज तुम्हें क्या निकालनी है, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। जो बड़ा ड्रॉप होगा ना उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मतलब पोटेंशियल निकालना है। पहले कैपेसिटी निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या 27 से। इसके लिए सिंपल समझो एक बात, तुम्हें चाहिए बड़ा आर, क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे हैं तो स्मॉल आर। दूसरा कैसा बनेगा, बड़ा आर। तो बड़ा आर निकाल लोगे तो C इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आर आ गया तो काम बन गया, आ गया ना आंसर। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहां बस एक छोटा सा रिलेशन तुम्हें रेडी करना है, उतना कर गए तो तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर और क्वेश्चन भी क्लियर। तुम्हें वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एक म्यू एफ बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। एक एन एफ मतलब नैनो फैराड 1 इंटू 10⁻⁹ फैराड। किसमें रखना है, 1 इंटू 10⁻12 फैराड। क्या किसमें रखना है, इसी में रखना है भाई। कैपेसिटेंस का इकलौता फॉर्मूला अभी तक, जब भी स्फेरिकल की बात हो तो इसी से आएगा। तुम्हें लगता है कि एक छोटे से क्वेश्चन, एक छोटे से फॉर्मूले से बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बताऊं, मैं पहले पूरा मिटाता हूं फिर समझाता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो जिसको समझ नहीं आया ना समझ लेना, अगला क्वेश्चन दूंगा और फिर कोशिश नहीं बना तो सुतेगा। देखो क्वेश्चन ये था कि ऐसे ना छोटी छोटी कितनी ड्रॉप्स हैं, 27, और उन सब की रेडियस कितनी है 3 mm। क्लियर। और हर किसी पे चार्ज कितना है, ईच पे कितना है 10⁻⁻, कितना दिया हुआ था -12 कूलम। अब इन सबको मिला के क्या बना दिया, एक बड़ा बना दिया। इन सब की जो रेडियस थी वो क्या था, स्मॉल आर। इसकी रेडियस कैसी आएगी, तो रिलेशन क्या बन के आया, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप के। ये तो होगा, बट इन कितनी से मिलके ये बना 27। तो यहां कितना आ गया, ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर ना। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम स्फेयर की कितनी होती है, अगर बड़ा ड्रॉप है तो रेडियस कितनी ले ली, कैपिटल आर। यहां कितना 27 इंटू 4/3 पाई आर की, 4/3 से पूरा गया तो आर की क्यूब बराबर 27 आर की क्यूब। ये पहले ही बता चुका हूं, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर। तो सोल्व होने पे कितना आया, 3 की पावर 3 और आर की क्यूब। क्या कर दो, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और दोनों साइड 1/3 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 3 से 3, और यहां भी कितना, तो आर का रिलेशन कितना आया 3r। आर रेडियस पहले से कितनी दे रखी थी 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻, का तो कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। क्योंकि सारे के सारे जो आंसर आएंगे ना फिजिक्स में वो किस में आएंगे, मीटर में। आर आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही होता है, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है। स्फेरिकल तुम्हारा कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस निकालने का यही तो फॉर्मूला है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तुम खुद देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की चाहिए तो ये तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा ना, ऐसा शिफ्ट तो कर सकते हो। तो यहाँ कितनी आएगी 1/9 इंटू 10⁻⁻। आर की वैल्यू कितनी आई, 9 से 9, ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो सोल्व करने पे कितना आया, कैपेसिटेंस कितनी आ गई 10⁻⁻12 फैराड। किसके बराबर होता है, पिको फैराड। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई 1 pf। अगला तुम्हें क्या निकालना था इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप। किसका, बिगर ड्रॉप का। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, Q/C। तो तुम सबने निकाल लिया 10⁻⁻12। तुम्हें क्या निकालना है, ओनली Q। एक बोल का चार्ज कितना था भाई 27 का कितना होगा 27 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम। ये बात सबको समझ आ गई। अगर एक का इतना है तो 27 का 27 से गुना, क्लियर ना। वहां पुट कर दो, कितना आया Q 27 इंटू 10⁻⁻12। C कितना गया
पोटेंशियल कितना आया, खत्म। हम भी पढ़ रहे हैं, जब तक आप जॉब तक तो आप पढ़ेंगे। सही हमारे अपने खाना खा लिया, खा के आप मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आया, तो गलती तुम्हारी है भाई। अभी क्या करने गया था पूरा अभी तो क्या है बेटा, तुम लेके गए मुझे। बस अब बातें मत करो, सुनो कुछ बातें। तुमने आज तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेमीकंडक्टर सबने पढ़ा है, कंडक्टर सबने पढ़ा है, इंसुलेटर सबने पढ़ा है। उसके अलावा भी चौथी चीज होती है, वो आज पढ़ लो, डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के अलावा भी हमारे सिलेबस में एक चीज होती है, वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या होते हैं ये, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, मतलब ऐसा कंडक्टर या ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रहा बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हमारा काम क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस को पास करने से। जो मटेरियल्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा कौन होता है, पोलर। समझो, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा कौन होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, समझो ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करे, सेंटर पे कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब समझो, और ये कैसी शेप के पाए जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक शेप के पाए जाएंगे। सिमेट्रिक शेप मतलब सबको पता है, तुम्हारी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हारा स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, वो सब क्या होते हैं, सिमेट्रिक शेप वाले डायग्राम्स। क्लियर, तो ये उन्हीं शेप में पाया जाएगा। और इसके सेंटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे पाया जाएगा, इसीलिए उसे फिर क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और बातें सुनो जिससे इसके एमसीक्यू बनते हैं। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट सबको पता है क्या होता है, अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक, अगर एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। क्लियर, जो तुम्हारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो डिपेंड कर, टेम्परेचर पे डिपेंड, तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो उसके डाइपोल मोमेंट पे फर्क, केवल किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे। समझाता हूं कैसे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, डैश जैसे CO2 हो गया, और भी बहुत सारे। क्लियर, अब समझो कैसे। मैं CO2 को पकड़ता हूं, देखो ये कार्बन ले लिया मैंने, ये ऑक्सीजन और ये। अब एक चीज समझो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना, विंडो बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही है। ओके देखो, बस तो समझो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, कार्बन पे 4 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट। इस पे कितना होता है नेगेटिव चार्ज, होता है ना ऐसा, 2 होता है कि 1 होता है, 2 होता है। पक्का, गलती हुई तो तुम रेस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। देखो डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, नेगेटिव से, ये वाला भी, ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना मान लो, ये वाला, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। नेट कितना आएगा, P1 माइनस P2, कितना आया, आया ना 0, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है दोनों की, अगर पोजीशन सेम तो कितना आया, मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्का। देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैंने कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन को एक डिस्टेंस पे रख दिया। अब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसे निकलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है उससे क्या निकलता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो जो भी है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो, और दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम। तो उस टाइम पे डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, मतलब मोटी मोटी भाषा में बोलूं तो सुन लो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट कितना आता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके पास भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। कहां से आएगा, देखो अब ये क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं करता हूं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले लो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन,
मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसे तो क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है और नेगेटिव पॉजिटिव, तो कार्बन को रिपेल करके किधर कर देगा, इस तरफ, और ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके किधर शिफ्ट कर देगा। तो होगा क्या, नया डायग्राम देखो, ये वाली डिस्टेंस इतनी और ये वाला इतना। अब देख पा रहे हो, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और इसका, तो P1 और ये कितना, अब सोल्व करोगे तो P1 माइनस P2 कुछ ना कुछ आएगा, ना कि 0। समझ गए, समझ गए ना इस बात को, यहां P1 माइनस P2 कुछ ना कुछ जरूर आएगा, 0। तो मेन कंसेप्ट इसमें यही समझना था कि अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0। और अगर कब 0 होता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर ये बातें। नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहां कोइंसाइड करते हैं, सेंटर के ऊपर। क्लियर ये बातें, क्लियर ना। अब उसके बाद में तुम्हारे पास क्या आता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर टेम्परेचर पे डिपेंड, फिर आता है तुम्हारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर में क्या होता है, पोलर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सेंटर पे कोइंसाइड, क्योंकि इसमें जो पाई जाएंगे ये कैसे शेप में होते हैं, सिमेट्रिक। ये कैसे होंगे, एसिमेट्रिक से। क्लियर। तो ये कभी भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ू HCl, जो हाइड्रोजन का एटम है वो क्या होता है, छोटा, क्लोरीन का, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों का सेंटर एक जगह हो जाए। कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा ना। अगर हाइड्रोजन का एटम इतना है तो क्लोरीन का, दोनों को अगर एक साथ भी रखोगे तो क्या दोनों का सेंटर एक साथ आएगा। तो कैसे मॉलिक्यूल्स, कैसे मटेरियल, वो पोलर मटेरियल या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले से ही क्या मौजूद होता है, क्या होता है, यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। समझो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये, तो इधर से इधर चला जाएगा, है ना डाइपोल मोमेंट, सॉरी, किधर ट्रेवल करता है, नेगेटिव से। तो इसके जितने भी मटेरियल होंगे उन सब के पास पहले से ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर। और सिंपल याद रखना, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, नॉन पोलर नहीं करते। ये टेम्परेचर पे डिपेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सोच के बताना। क्वेश्चन ये है कि यहां पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उसका तो डाइपोल मोमेंट होता है, ये बात तो तुमने पढ़ ली सबने। लेकिन मैं बोलूं नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बहुत सारे पूरे क्रिस्टल की बात करूं, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, तो इस टाइम पे इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, सिंपली याद रखना कितना, 0। क्योंकि पूरे के पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे या पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो बहुत सारे डाइपोल मोमेंट हैं और हर किसी की डायरेक्शन क्या है, रैंडम। अगर ये इस तरफ है, मान लो एक सामने से आ जाए, तो दोनों का नेट बिहेवियर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो ये सारे किस में हो जाएंगे, अलाइंग डायरेक्शन में हो जाएंगे। किसके फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। समझ पा रहे हो इस बात को। तो इसके पास नेट क्या होगा, फिर डाइपोल मोमेंट होगा। इसके पास भी एक ही मॉलिक्यूल या एक ही पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट होता है। पूरे सिस्टम की बात करोगे तो कितना होता है, 0। क्लियर ये बात, पक्का समझ गए दोनों, नॉन पोलर और टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा जब बताऊंगा फिर कितना समझ गए। क्या कुछ नहीं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को किससे नोट करते हैं भाई, P से। समझो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो यही समझ लो कि नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनको क्या बना दे, कैसे बनाता है। समझो ये तुम्हारे पास नॉन पोलर है, इसके चार्ज पार्टिकल कहाँ होते हैं, सेंटर पे कोइंसाइड करते हैं। इधर से मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाती है, पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ ऐसे जाती है ना, मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कहां रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, और नेगेटिव पॉजिटिव, तो होगा क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कॉर्नर पे सेपरेट हो जाएंगे, यहां नेगेटिव आ जाएगा और यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब क्या बन गया ये, पोलर। मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को क्या बनाना, पोलर बनाने का जो फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, समझ पा रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नया डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, डेवलप हुआ, क्योंकि इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, पहले से ही 0 होता है ना नॉन पोलर्स का, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा ना पर यूनिट वॉल्यूम में, वो भी तुम्हारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसका फॉर्मूला क्या आता है, P इज इक्वल्स टू NP, ये वाला P छोटा ले लो, ये P क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, N क्या होता है तुम्हारे पास, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझ पा रहे हो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, ये P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये तुम्हारे बता रहा है पर यूनिट वॉल्यूम को, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आएगा, किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसे हम क्या कहते हैं, समझ गए, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा या आएगा, किसके कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये n का नाम क्या है? n का नाम है नंबर ऑफ, बता रहा है तुम्हारे पास कितने नंबर से, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना अलाइंग हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में। इसके बाद में आ जाओ तुम सीधा ही, इनके चक्कर में मत पड़ो। समझो अब इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी क्या होती है, सिंपल समझ लो, एक वर्ड याद रखना, यहां 2 वर्ड होते हैं, एक होता है जैसे तुमने ना मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज पढ़ी होगी, क्या, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या फिर पढ़ी होगी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, क्लियर ना, वहीं से ही समझो, यहां भी समझो, वहां क्या थी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यहां क्या होगा, इलेक्ट्राइजिंग इंटेंसिटी, और दूसरा क्या बना, इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। 2 वर्ड समझना, मैं कितना खा सकता हूं और मैं कितना खिला सकता हूं, समझ गए ना, मैं कितना खा सकता हूं और मैं कितना खिला सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल जो तुम्हारे पास आएगी ना, जैसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, ऐसे ही तुम्हारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्राइज इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूं, ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देके इस मटेरियल को हम कितना इलेक्ट्राइज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देके इस मटेरियल को कितना क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्राइज्ड, वो क्या होता है, इलेक्ट्राइज्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, जैसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होता है। अब समझो इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी क्या होता है, ये मटेरियल किस लेवल तक इलेक्ट्राइज हो सकता है, समझ रहे हो ना, जैसे वो है अंकित, अब वो कितना खा सकता है ना, वो कौन है, सस्केप्टिबिलिटी, मतलब वो किस लेवल तक इलेक्ट्राइज हो सकता है खुद, समझ रहे हो ना, वो किसको बता रही है, और मैं कितना खिला सकता हूं उसे, वो किसको बता रही है, इलेक्ट्रिकल, खाने के नाम से खुश हो गया वो, कह रहा भूख लग रही है, सुबह से भाई रोका पड़ा, 4 घंटे हो गए। अब समझो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट काई और कितना ई, समझ गए, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट तो किसको बता रहा है, वैक्यूम को, ये तुम्हारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पी मतलब
पोलराइजेशन। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि पोलराइजेशन क्या होगी, बढ़ेगी। वो तुम्हें पता है कैसे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ज्यादा क्या आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा। डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। अब मिटाऊं, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, 2 मिनट का रेस्ट ले लो। वो बाहर नहीं जाना भाई, ये तो गलत बात है, बाहर थोड़ा ना जाना है। हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना, भैया वीडियो भैया हमारी चाय रहेगी थी, जो मेन जो बटन है उसके नीचे। कहाँ स्टार्ट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझो जरा ध्यान से, क्या कहता है। ये मान लो मैंने क्या ले ली, प्लेट ए, क्लियर। और इस प्लेट ए को किससे कनेक्ट कर दिया, ये माइनस चार्ज हो रही है, अर्थिंग कहाँ है, बैटरी है। अब प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट क्या कहता है वो ध्यान से समझना, या तो तुम पढ़ लो या फिर मैं पढ़ा लूं। देखो अब होगा क्या, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है तो धीरे धीरे इस प्लेट पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा। क्लियर। अब होगा क्या, धीरे धीरे इस एंड पे भी आ जाएगा। ये बॉक्स है, ये क्या है? क्या सिंपल समझो, ये प्लेट ऐसी है, इसका ये एंड भी है और तो दोनों एंड पे कैसा चार्ज आ गया, क्योंकि मैंने दिया कैसा चार्ज है, अब समझो कुछ बातें। हमें ना तब तक इस प्लेट को चार्ज देना है जब तक चार्ज क्या करना ना स्टार्ट कर दे, ओवरफ्लो। समझ रहे हो। अब इसके पैरेलल में एक और प्लेट ले आया, जो प्लेट कैसी है, बी। अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, न्यूट्रल प्लेट ऐसा एक तरह से मान लो, उस पे नेगेटिव चार्ज भी है और क्या है, ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, इस एंड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इस एंड पे कैसा आ जाएगा, इतनी बात सबको क्लियर। अब समझो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल देख, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट है, ये कैपेसिटेंस क्या करना चाहिए, इंक्रीज। अभी देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहला पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, दूसरा भी कैसा, तीसरे वाला कैसा, चौथे वाला कैसा। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, C = Q बाई, अगर पोटेंशियल बढ़ा तो कैपेसिटेंस, तो पहले दोनों में पोटेंशियल फिर पोटेंशियल, लेकिन अगेन नेट पोटेंशियल बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या कर गई, जबकि प्रिंसिपल में क्या चाहिए, कैपेसिटेंस क्या करनी चाहिए। तो इसीलिए इस एंड को किससे कनेक्ट कर दूंगा, जैसे अर्थिंग करूंगा, अर्थ क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब। अब देखो पहले वाले पोटेंशियल बढ़ गया, दोबारा पोटेंशियल अगेन क्या कर गया, नेट पोटेंशियल क्या कर गया, कैपेसिटेंस क्या कर गया। यही कहता है तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि अगर पोटेंशियल को क्या कर दो तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा। समझ गए अच्छे से, अर्थिंग क्यों करेगी, समझ गए ना, क्योंकि तुम्हें कैपेसिटेंस क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी। चले अगले टॉपिक पे। अब कंसेप्ट होगा अगले टॉपिक का, तुमने प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, अब आएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, की कैपेसिटेंस कितनी है। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो वो कितनी एबिलिटी रखते हैं, किसको स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की। देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
देखो अब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लो भाई। ये प्लेट क्या मानी थी तुमने? ए मानी थी सबने। इसको किससे कनेक्ट किया गया था? नेगेटिव और कैसा चार्ज? दोनों एंड पे। पैरेलल में क्या लिया था? प्लेट क्या? ड्यू टू इंडक्शन कैसा आएगा? इधर क्या किया था? डिस्टेंस कितनी रखी थी? इतना सबको क्लियर? कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी एक फॉर्मूला सब जानते हो, C इक्वल टू क्यू बाई। इसमें Q की वैल्यू निकाल के रख दो और किसकी रख दो? आंसर तुम्हारे सामने। देखो Q कितना होगा समझो। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है? Q बाई क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को ही क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, वो तुम्हारा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। उसको किससे नोट किया गया है? सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे क्यू तो कितना आ जाएगा? सिग्मा। ये बात तो क्लियर हो गई सबको? क्यू आ गया। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या निकालनी है? वी। तुमने 2 मिनट पहले तो एक बात पढ़ी थी, क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या पढ़ा था? ईपीजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पढ़ा था सबने। E इज इक्वल्स टू डीवी बाई, अगर डी डी हटा दूं तो क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू वी बाई, तो V इज इक्वल्स टू कितना आएगा? E डॉट। वहां डिस्टेंस कितनी थी? R। यहां डिस्टेंस कितनी है? तो R की जगह इतने में कोई डाउट? तो V की जगह कितना ले लिया? क्लियर? अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो कितना आएगा? ये बात क्लियर हो गई सबको? अगर वो वैक्यूम में रखा हुआ है तो कितना आएगा? ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? फ्री स्पेस में। अब समझो कुछ बात और। तुमने ना फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी है, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अगर ऐसी ही प्लेट है, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे की माइनस सिग्मा है, तो इस एंड पे 0 आती थी, यहां भी कितनी आती थी? 0 आती थी। बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? सिग्मा बाई। ये चीज याद आई? कहां से आई है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इनफाइनाइट थिन शीट। अगर 2 इनफाइनाइट थिन शीट है तो उनके बीच की कितनी आती है? अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल सकते हो कि एक के लिए कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के लिए भी कितना आएगा? सिग्मा बाई। दोनों को अगर जोड़ोगे नेट निकालने के लिए तो कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई। जोड़ने पे कितना आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कटने के बाद कितना आया? सिग्मा बाई। क्लियर? तो तुम्हारे पास अब ई की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बाई। तो यहां कितना रखो? सिग्मा बाई और डॉट कितना? डी। ये बात क्लियर? अब क्या कर दो भाई? चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू कहां पुट कर दो? फर्स्ट इक्वेशन पुट Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एंड V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आएगा तुम्हारे पास? C इज इक्वल्स टू Q की जगह कितना रखो? सिग्मा ए। V की जगह कितना रख दो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा से सिग्मा, C कितना आ गया? ये बात, ये तो किसका आ गया? वैक्यूम का। अब मीडियम का चाहिए तो क्या करोगे? यहां कितना? M, तो यहां कितना? M, यहां कितना? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी एप्सिलॉन की? K एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हाँ, ये हमेशा मतलब मीडियम में निकालना ही पड़ेगा। अब नहीं, जब पूछा जाएगा तभी निकालना है। सिंपल समझो। अब एक बात यहां भी क्या हो गया? अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कहां रख दिया जाए? मीडियम में रख दिया जाए, तो उसकी भी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी बढ़ जाती है? K टाइम्स। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं कि अगर तुम्हारे पास एक कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसे कहां रखा जाता है? किसी मीडियम के अंदर, या उसके बीच में क्या रखी जा रही है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी या तो क्या करती है? समझ गए? क्लियर ना? मिटाऊं? हमेशा जब भी निकालना हो ना कैपेसिटेंस, सबसे पहले क्या लिखा करो? फॉर्मूला। फिर ढूंढा करो Q कहां से आएगा और जब Q पता चल गया कि जब भी ऐसे प्लेट होंगी ना तो सिंपल है यही आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता, सिग्मा ही आएगा। और V तुम्हारे पास अगर 2 प्लेट हैं तो हमेशा बीच में होता है, दोनों एंड पे
होता ही नहीं है, वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो कितना होता है, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरा सोल्व करने के बाद आया है। तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू रखो और दोनों को कहाँ पुट कर दो, क्यू और इसको फर्स्ट इक्वेशन में, देन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके बाद कंडक्टिंग स्लैब पढ़ लेंगे, उसके बाद एनर्जी स्टोर, फिर कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल, कंडक्टिंग स्लैब। सबसे पहले क्या लिया मैंने, ये मान लो प्लेट ए, इसे किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से। तो दोनों साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, ये बच्चे परदेश खेल रहे हैं। ये इसकी आवाज आ गई कुछ तो भाई वो परदेश क्या खेल रहे हैं? ये प्लेट कैसा, मेरे साथ खेल रहा है। इस पे कैसी आएगी, नेगेटिव। दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब क्या प्लेस करना उसके बीच में, कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब मतलब एक कंडक्टर प्लेस कर देना है। अब यहाँ क्या रख दिया, कंडक्टर। तो ये जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या है, ई नोट, याद रखना, क्योंकि वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैक्यूम वाली। वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे नोट किया गया है, ई नोट से। समझ रहे हो ना, फिजिक्स के अंदर ऐसा आ जाए नोट, इसका मतलब समझ जाना वो फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अब समझो इसके बाद में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, एक चीज याद रखना, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही किसी भी कंडक्टर को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण कंडक्टर का जो चार्ज होता है सारा का सारा कहां चला जाता है, सरफेस पे, रिसाइड ओवर द, तो सारा सरफेस पे आ जाएगा। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, क्योंकि अंदर चार्ज कितना, समझ गए। देखो अब हमें निकालना क्या है, समझो इसकी जो कंडक्टिंग स्लैब निकली है उसकी थिकनेस कितनी मान ली, टी। अब निकालो वही कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, ये तो सबको पता है। सबसे पहले चार्ज निकाल लो, चार्ज कितना आएगा, सिग्मा ए। ये पिछले वाले में भी हमने निकाल लिया, क्यू इक्वल टू, ये कहाँ से आया था, सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, तो क्यू कितना आ गया, इसे मान लो इक्वेशन। अब आ जाओ किस पे, पोटेंशियल निकालने पे। पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू ई डॉट, पिछले वाले में बता चुके हैं हम कहाँ से आया। तो तुम्हारे पास कितना है, यहाँ फ्री स्पेस है तो कितना आ गया। अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कहाँ से, समझो ध्यान से। तुमने यहाँ तो क्या रख दिया है, कंडक्टिंग स्लैब, तो इतने एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतने एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ है। और अगर इतना निकालने के लिए डी में से क्या करना पड़ेगा, डी को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, डी माइनस का ई नोट की जगह कितना आता है, सिग्मा बाई, कितना रखो यहाँ पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का, ये मान लो इक्वेशन। सेकंड और थर्ड मतलब चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में, देन तुम्हारा आंसर। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। क्यू की जगह कितना आ गया, सिग्मा है, V की जगह कितना आ गया, डी माइनस से, सिग्मा से सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस, इतना सबको क्लियर। डी को क्या ले लूं, कॉमन, डी को कॉमन लेने का मतलब डी से मल्टीप्लाई और डी से, तो क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वाला डी कहाँ जाएगा, तो डी माइनस टी बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर आया था, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई। जब तुम्हारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम में रखी थी तो इससे पिछले वाला डेरिवेशन कितना आया था, यही आया था, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो नया कितना आ गया तुम्हारे पास, सी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस का टी बाई, क्योंकि डी से डी, ये तुम्हारा क्या आ गया फाइनल इसका, सी नॉट कहाँ से आया, इससे पिछला जब डेरिवेशन किया था हमने कितना आया था, वो यही आया था, किसका था वो, जब तुम्हारे पास जो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कहाँ रखी थी, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, तभी तो आया था ये, क्लियर। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना आता है, C इज इक्वल्स टू सी नॉट 1 माइनस का टी बाई डी।
क्लियर। अब हम करने वाले हैं विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब कंडक्टर ना रख के क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक स्लैब सिंपल समझो, जब तुमने एक कैपेसिटेंस दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रखा, कंडक्टिंग स्लैब रखा, तो क्या आया था, ये डेरिवेशन आया था। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो देखेंगे क्या आता है। देखो देखो अब नहीं आपने नाम नहीं लिया। सबसे पहले फिर क्या लिया, एक प्लेट ए ली, वापिस से क्या कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया। ये तो याद ही हो गया होगा, बार बार तो एक ही डायग्राम बना रहे। इस पे कैसा चार्ज, त्यागी जी बताओ। आवाज मत कीजिए। वो आगे नासवा की वगैरह क्लियर। डिस्टेंस कितना, अब क्या रखना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या होते थे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, शाबाश त्यागी जी बताइए जरा। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते थे जो कि यहां रख दिया गया है, वही होते हैं, वही जो अपने घर पे पाए जाते हैं। बताइए त्यागी जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, देव जी जरा बताइए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं लेकिन करंट। हाँ, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगी। अगर इधर पॉजिटिव तो इधर कैसा, इस तरफ। ये तो समझ गए। एक टॉपिक पढ़ा था क्या, नॉन पोलर से याद आया, किस 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 में रखा था उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखा था ना। सेम ही तो कंसेप्ट है ये। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हो गया, सिंपल याद रख लेना, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज होती है वो किससे बनी होती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, समझ पा रहे हो। कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर पूछ लिया जाए कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसी है तो कौन सी होती है, नॉन पोलर, ना कि पोलर। क्लियर ये बात। नॉन पोलर क्यों ली जाती है, क्योंकि नॉन पोलर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए। अब देखो बाहर वाले की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से, समझो। अब तुम्हारे पास अंदर वाले की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट। तुम खुद देखो ये किधर ट्रेवल करता है, पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी किधर ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव से, बट ये डायरेक्शन ऐसे और ये, समझ गए इस बात को। हाँ भाई, तुम्हारे पास सेम दो चीजें लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले ये थिकनेस कितनी, T। अब लिखूंगा यहाँ पे V1 और V2, क्योंकि यहाँ पे कितने पोटेंशियल, एक पोटेंशियल किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दूसरा किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप या फिर फ्री स्पेस। समझ गए। एक पोटेंशियल इस पार्ट का या इस पार्ट का बात कर रहा हूं, और एक पोटेंशियल अंदर वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। यहां कितने पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे, दो दो। क्लियर, समझो अब ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, यही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। क्यू कितना आएगा, वो तो चेंज ही नहीं होना, तो सिग्मा इज इक्वल टू, तो क्यू कितना आ गया, सिग्मा। ये आ गई इक्वेशन। बस सारी दिक्कत किसकी है, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल तुम्हारा आएगा कितना, V इज इक्वल टू V1 प्लस, तो पहले निकाल लो V1। भाई V1 का फॉर्मूला कितना, किस चीज का है V1, स्लैब मतलब मीडियम की बात हो रही है। फॉर्मूला सबने पढ़ा था, E डॉट पढ़ा था ना, लेकिन यहां डिस्टेंस D ना होके कितनी दे रखी है, तो D की जगह कितना लोगे, यहां एप्सिलॉन नॉट जगह कितना आएगा, क्यों आया, क्योंकि क्या है, मीडियम। समझ गए। अब V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन m। ध्यान से देखो, अगर एप्सिलॉन नॉट E नॉट होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती थी, फ्री स्पेस की, तो कितना आता था, सिग्मा बाई। बट अगर मीडियम की है तो यहां भी क्या आएगा, समझ गए। और ये ध्यान है तुम्हें, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन में, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी आएगी,
याद आया? ऐसे चीजें बार बार पढ़ रहे हैं। तो एप्सिलॉन m की जगह कितना रखो, तो यहां कितना आएगा v1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट और t। ये सबको समझ आ गया? एप्सिलॉन आर क्या होता है भैया? क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, दो का कंपैरिजन। समझ गए? हाँ, इतना समझ आया? पक्का? पूछ लेना इनसे जैसे पहले। ये मान लो कितना v1, अब v2 निकालो। v2 किसका है? पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। वही फॉर्मूला एक बार तो लिख दो, E डॉट डी, यही पढ़ते आ रहे हैं हम तो E की जगह अब एयर गैप, फ्री स्पेस मतलब ये कितना आ गया? डिस्टेंस किसकी लेनी है? इसकी, तो d माइनस का। ये बात सबको समझ आई? d माइनस टी क्यों किया गया? पक्का? अब क्या करो, E नॉट की जगह कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई और d माइनस ये क्या आ गया? v1 v2 आ गया। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा भाई? v1 प्लस v2। सोल्व करने पे कितना आएगा? v इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी। इतना हो गया। क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो। अंदर कितना बचा हुआ है? टी बाई के प्लस डी माइनस टी। इतना सबका क्लियर? यही बचा हुआ है हम सब पे। क्लियर ना? ये आ गया नेट पोटेंशियल। चार्ज पहले ही पता है, दोनों को कहां रख दो? इक्वेशन 1 में। ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3। वो बाहर क्यों गया है? ये बात कर लो। अरे घर से आया क्या? तो घर से आया पर वही तो ये आंसर है। देखो बस Q बाई V। Q कितना था? सिग्मा ए। V कितना आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस का टी। ये बात सबको समझ आ गई थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आया। यहाँ क्या बचा? टी बाई के, और यहाँ कितना रह गया? डी माइनस। सिग्मा से सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? क्या? कहाँ से? यहाँ से दोनों आ गए। दोनों को आपस में जोड़ना था, वो बात पहले हमें पता है। नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिया, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? ऐड। तो जोड़ा तो कितना आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा? टी बाई प्लस डी माइनस। क्लियर? अब देखो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या आ गया? टी बाई के प्लस डी माइनस का टी। ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेशन। अब आते हैं स्पेशल केस। डेरिवेशन खत्म हो चुका उसका। अब आते हैं स्पेशल केस में क्या होता है। देखो, अगर मैं बोल दूं कि T बराबर है किसके, इसका मतलब समझ पा रहे हो? मतलब मैंने बोला कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस T की रखी गई है, अगर वो इतनी बड़ी रख दूं कि बिल्कुल ही पैक हो जाए, किसके अंदर? दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। मतलब थिकनेस T को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा समझो। C इज इक्वल्स टू, यहां देखो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई T की जगह कितना लिखो? डिवाइड में प्लस D, और T की जगह कितना? D माइनस डी। K कहाँ चला जाएगा? तो क्या आएगा? क्या समझ आया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से कैपेसिटेंस क्या करती है? इंक्रीज। समझे? समझे ना? ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज समझो, अगर मैं क्या कर दूं भाई, T को क्या कर दूं? 0। अगर T को कितना कर दूं तो कितना आएगा? T0, ये भी 0। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई, मतलब वही आ जाएगा जो सबसे पहले आया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए इस बात को? हाँ। तो तुम्हारा ये जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, इनके टाइप्स खत्म हो गए, बस रहते क्या है? न्यूमेरिकल्स। अब अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं क्या? एनर्जी स्टोर्स इन कैपेसिटर। फिर पढ़ेंगे हम एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। फिर पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। देन हमारा चैप्टर खत्म। वॉइस भी तो बढ़ाएंगे, जो वॉइस बढ़ाएंगे। बस अब बातें मत करो, एडिटिंग होती रहेगी। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर में ना एनर्जी स्टोर्ड होगी तो कैसे होगी? हम बाहर से चार्ज ले लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये समझाया था, यहां से ऑन किया और फैन में क्या जा रही है? एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। वही कंसेप्ट क्या है?
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कितनी स्टोर्ड होगी उसका क्या निकालना है, डेरिवेशन। तो सबसे सिंपल बात समझो, एक चीज पढ़ के आए हो तुम, क्या V इज इक्वल्स टू W/Q, सबने पढ़ी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, V इज इक्वल्स टू W/। अगर वर्क डन स्मॉल हो तो चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो dW इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, V/dQ, ये मान लो इक्वेशन। अगर देख यहाँ पे क्या है, dW क्या है, स्मॉल वर्क डन है, मतलब हम ना चार्जेस को लाने के लिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर बड़ा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो देखो सबसे पहले तुम जानते हो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई। तो V की जगह कितना पुट कर दो, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहां किसका इंटीग्रेट करना था, dq का। तो v तो क्या हो जाता, कांस्टेंट। तो हमने उसको वेरिएबल बनाने के लिए v को क्या लिखा फिर, q/c, क्योंकि अब q का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब समझो इंटीग्रेट ऑन dw का कितना हो जाएगा, इधर की 0 से लेके कहां तक कर रहे हैं, q तक, कि नेट अमाउंट कितना स्टोर हुआ। तो 1/c तो क्या आ गया, q के ऊपर पावर कितनी, इंटीग्रेशन क्या कहता है, एक पावर और क्या करो, एक और ऐड करोगे कितना आएगा, नीचे ऊपर जितनी पावर उतनी, लिमिट 0 से लेके क्या बन गया, 1/2c, यही बन गया। जिसको ये बात समझ नहीं आई तो ऐसे देखो, 1/c, 2 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस, तो कितना आएगा, q² माइनस, तो क्या बनेगा, ये q²/2c। पहला फॉर्मूला आ गया किसका, ये वर्क डन आया, और वर्क डन को ही क्या कहते हैं, U, एनर्जी स्टोर्ड। अब समझो ये फॉर्मूला कब आया, जब तुम्हें न्यूमेरिकल्स में चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो क्या निकाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड। आया था अभी तुम्हारे पेपर में डेरिवेशन। दूसरा देखो, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, CV लिख सकता हूं ना, क्योंकि Q का फार्मूला क्या होता है, यहां कितना है, U इज इक्वल टू CV का डिवाइड बाई, तो U इज इक्वल टू C² V² डिवाइड बाई एक C से एक C, कितना आया। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन है तो भी क्या निकल सकता है, एनर्जी स्टोर्ड। यहां समझो चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन था तो भी एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकता था इस फॉर्मूले से, और जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन है तो भी क्या निकाल सकता हूं, एनर्जी स्टोर्ड। अब क्या आएगा, C की जगह ये पुट हो सकता है Q/, हो सकता है ना, C का फार्मूला क्या बन सकता है, Q/, तो U इज इक्वल टू कितना रख दो, 1/c की जगह कितना पुट करो, Q/, और ये कितना, एक V से एक V, फॉर्मूला कितना आ गया, तुम्हारे पास 1, 2 और 3, कितने फॉर्मूले हैं, पहला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन हो। दूसरा कब लगेगा, जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन हो। तीसरा कब लगेगा, समझ गए, ये किसके आगे डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन, हाँ पापा है, ओके, अगर दो बैग भी ले जाए घर जा जाना, खिड़की तो नहीं जाएगा। अरे जगह देखो। अरे अब पता तुम कैसे हो गए हो सारे के सारे, जैसे डीले बढ़ गया। हाँ, पिंजरे में बंद नहीं होता बच्चा, तुम सारे वैसे हो गए हो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट डेंसिटी। मतलब तुम ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, चार्ज की। तो एनर्जी स्टोर, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर होगा उसकी डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, समझ गए। तो एनर्जी डेंस स्टोर का फार्मूला कितना आया था 2 मिनट पहले, हाफ CV²। वॉल्यूम का कितना आया था, क्या, कोई भी ले लो, सबसे आ जाएगा, सेम ही आएगा। वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, ये लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू एरिया। दो चीजों को कवर कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ को, तो इसे क्या मान लो फिर,
तो कितना लिख दिया यहाँ पे ए डॉट। अब तुम खुद देखो सी की जगह क्या आया था फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया था, ई डॉट, यही आया था, ई डॉट डी तो आया था। क्या करो अब दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, वहां पे। तो कितना आएगा 1/2, सी की जगह कितना रखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी की जगह कितना रखो, ई डॉट डी का डिवाइड बाई ए डी। एक ए से एक ए, कितना बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ई स्क्वायर और डिवाइड बाई डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, क्लियर। हाँ वैक्यूम में ही है। अगर मीडियम की बोलो तो क्या लगा दो, एम लगा दो, के टाइम्स क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल बस ये फॉर्मूला याद रखना था, एनर्जी स्टोर डिवाइड बाई हाफ सी वी स्क्वायर रखा, डिवाइड में क्या रख दिया, एडी आ गया अपने आप। डेरिवेशन काम में फॉर्मूला यूज करें, क्या एनर्जी डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला काम का आएगा वैसे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बस खत्म। हाँ एनर्जी स्टोर का पढ़ लेना, वो रह रहा है कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल, खत्म फिर। वो पता ही है। अरे जैद जी आपको पता है वो, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता। जीआई वाला या फिर G4 वाला? हाँ इन बच्चों को नहीं पता। देख भैया हम 2 टॉपिक बचे हैं। हाँ कोई नहीं, जैद ही पढ़ा देगा, बैठ जाओ, नई फैकल्टी बुला लिया हमने YouTube पे। है भैया कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन, यही 2 है क्या? हाँ लास्ट। न्यूमेरिकल तो लेकिन रह रहे हैं। कोई नहीं, भैया बाद में लगवाना। देखो क्या हो गया यार भाई, मेरा भी तो जिगरा समझो ना, मैं खड़ा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो तुम्हें क्या किस बात कर रहे हो। शुरुआत करें ना, आज 5 बजे कल 6 बजे। तो मैं चाहता हूँ इस साल एक क्लास ऐसी लगाई जाएगी कम से कम 18 घंटे कंटिन्यू, स्वाद आ जाएगा पूरा, मैं आपका साइड चलाऊंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे भाई। भैया अगर देखो ऐसी वीडियो बिठाओगे तो नहीं होगा, 10-12 बच्चे बिठा दो। हाँ ऐसे ही करेंगे। भैया रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ लास्ट में एक क्लास ऐसी लगाऊंगा एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, पूरा रिवीजन पूरी फिजिक्स का, और वो लाइव चला दूंगा। जो घर से पढ़ना चाहेगा वो घर से, और यहाँ जो पढ़ेगा वो यहाँ, ऐसे करूँगा 16-17 घंटे लगातार। घंटे बढ़ा दोगे हैं अरे हो जाता है यार, मेरे को तो आदत है। देखो कैपेसिटर इन सीरीज समझो अब जरा, कौन आ गया, नमस्ते। सिंपल समझो जरा, ध्यान से समझो। हमने तीनों कैपेसिटर को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। पोटेंशियल क्या, क्यू चार्ज आ रहा है। अब एक बात, बस 2 बातें तुम्हें माइंड में सेट करनी है। क्या सेट करना है, जो वैरी करेगा कि सीरीज के अंदर क्या वैरी करता है और पैरेलल के अंदर क्या वैरी है? पैरेलल का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। भाई इसमें रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना। हाँ अब तुम खुद देखो, ये वाला कैपेसिटेंस कितना मान लो, C1 C2, और यहाँ भी कितना मान लो, C1 C2 और एक चीज लिख देता हूं साइड में, जब भी पैरेलल होगा, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस की बात हो, क्या कांस्टेंट होता है। पैरेलल के केस में पोटेंशियल क्या होता है, वैरी कौन करता है, चार्ज। पैरेलल के केस में V क्या होता है, कांस्टेंट, और चार्ज Q क्या करता है, वैरिंग, वो वैरी करता है। जो भी वैरी करेगा तुम्हें वही निकालना होता है। समझ गए एक बात को, जब भी सीरीज पैरेलल का आए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो, जो वैरी करेगा तुम्हें वही। पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में क्या होता है, वैरी क्या करता है, चार्ज। सीरीज में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वैरी कौन करता है, पोटेंशियल।
सीरीज में पोटेंशियल वेरी करेगा, चार्ज क्या होगा? पैरेलल में चार्ज क्या करेगा? वेरी करेगा, V क्या होगा? क्लियर ये बात? पोटेंशियल वेरिंग। अब समझो, इसमें तुम्हारे सीरीज के केस में कौन वेरी कर रहा है? V कर रहा है ना, तो V का फॉर्मूला कितना? Q बाई। इतनी बात सबकी क्लियर होगी? आवाज मत करो, शाबाश पीयूष बता। वहां पे V इक्वल टू Q बाई C क्यों लिया गया? भैया यार कोई नहीं, देखो देखो देख पीयूष, इसीलिए लिया गया V कि सीरीज जब भी होगा ना, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस, उसमें पोटेंशियल क्या करेगा? वेरी, चेंज होगा। क्लियर? क्योंकि कैसे चेंज होगा समझ ले। इस चार्ज को यहां से लेके यहां ले जाने के लिए कम काम करना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में? क्योंकि पोजीशन क्या कर गई? चेंज। तो पोटेंशियल भी क्या करेगा? ये बात समझ आई? आई ना? तो यहां पे V वेरी करेगा, तो जो वेरी करता है वही हमें निकालना होता है। तो पहले वाले के लिए ये V1, तो ये चार्ज तो क्या है? कांस्टेंट। V2 के लिए क्या आएगा? V3 के लिए क्लियर? समझो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल V1, यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का, तो तीनों को ऐड करने पे कितना आ गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला कितना होता है? Q बाई। V1 कितना आया? Q बाई C1। V2 कितना आया? V3 कितना? Q को क्या ले लो? Q कॉमन लोगे तो कितना बचा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई Q से Q कितना आया? सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? जो तुम्हारे सामने है। क्लियर? अब किसका निकालो? देखो पैरेलल में क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट है? पैरेलल में V क्या होता है? वेरी क्या करेगा? तो जो वेरी करेगा वही। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है? Q इज इक्वल टू Q1, तो ये कितना? सही करा मैंने? गलत करा। V तो क्या होता है? Q2 कितना? C2V। Q3 कितना? तीनों को ऐड करने पे नेट आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q की जगह कितना लिखेंगे? पहले वाले की जगह C1V C2V प्लस V क्या आ गया? CV इज इक्वल टू V कॉमन आएगा, क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस V से V। फाइनली कितना आया? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस। ये तुम्हारा किसके लिए हो गया? पैरेलल के लिए। ये किसके लिए था? तो आज का चैप्टर बस हो। अब कल ही लगवाएंगे।